हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एफआरबीएम एक्ट के बारे में डील करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एफआरबीएम बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। रीजन बीइंग हर 2-3 साल में यूपीएससी एफआरबीएम के ऊपर में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 2021 के पेपर में यूपीएससी ने ऑलरेडी एफआरबीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा। उसके पहले अगर आप देखेंगे 2018 के पेपर में यूपीएससी ने एफआरबीएम के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। उसके पहले ऑलरेडी 2-3 बार यूपीएससी ने एफआरबीएम के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, कोई भी एक्ट के इंट्रोडक्शन के पहले अगर आप ये जान ले कि उस एक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगती है। ठीक है, जैसे कि नाम नहीं पता चलता है, एफआरबीएम फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, क्यों इसे कहा गया? देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ एफआरबीएम एक्ट वाज फिजिकल प्रॉफिलिगेसी। इसका मतलब क्या? देखिए, पहले देयर वाज no limit on borrowings. Therefore, government borrowed a lot of money, leading to increased fiscal deficit plus created obligation on the future government to pay. अगर इजी वे में मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हर एक कंट्री को अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली मेंटेन करके चलना पड़ता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मान लीजिए कंट्री का डेफिसिट आता है, तो उस केस में कंट्रीज क्या करेगी? बेसिकली बोरिंग्स करेंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, जैसे आईएमएफ हो गया, या फिर सोवरिन लोन हो गया, किसी भी तरीके से बेसिकली कंट्रीज बोरिंग्स करती है और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करती है। बट एक चीज़ मुझे बताइए कि कंट्रीज कितना बोरिंग्स करेगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में अगर हम लोग सोचें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए एफआरबीएम एक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया था। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि 2003 के पहले कोई भी लिमिट नहीं था बोरिंग्स के ऊपर में, कि एक जो गवर्नमेंट है, जो उस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो वो कितना बोरिंग्स कर सकती है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती थी? जितना हो सके अनाप शनाप बोरिंग्स किया जाता था। उस टाइम पे कोई लिमिट नहीं होता था, जितना मन आए उतना बोरिंग्स करो। अब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या होती थी कि मान लीजिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो बोरिंग कर लिया है, बट इसका ऑब्लिगेशन फ्यूचर गवर्नमेंट पे पड़ता था, जो वापस इलेक्शन जीत करके आती थी। अगर ये गवर्नमेंट उस टाइम पे है, आप एक बार ये सिचुएशन इमेजिन करके देखिए, ये सिनेरियो इमेजिन कीजिए एक बार कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो बोरिंग्स ले लिया, ठीक है, बट मान लीजिए और 3-4 साल, 5 साल के बाद में इलेक्शन होता है, तो 5 साल के बाद में वो गवर्नमेंट जीत करके आती है, तो वो पैसा जो इस गवर्नमेंट ने लिया है, बेसिकली वो पैसा फ्यूचर गवर्नमेंट को जाकर के पे करना होगा। तो ये ऑब्लिगेशन फ्यूचर गवर्नमेंट पे पड़ा था। तो इसे ही कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो, एफआरबीएम एक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। तो वही ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है बेसिकली इट बाइंड्स नॉट ओनली प्रेजेंट गवर्नमेंट बट ऑल्सो फ्यूचर गवर्नमेंट टू एडहर टू फिजिकल कॉन्सोलिडेशन। ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को हम लोग मैनेज कर सके। किस इंसान ने कहा था? एक बेसिकली कमिटी बैठा था जिसका नाम था एनके सिंह कमिटी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि बेसिकली हमें एफआरबीएम एक्ट जैसा कुछ बॉडी बनाना चाहिए और उसे रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए आपको। अच्छा, साइलेंट फीचर्स क्या है इस एक्ट का? देखिए, इसमें कुछ कुछ फीचर्स है और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन फीचर्स के ऊपर में ही आते हैं। ठीक है, वो तो एफआरबीएम एक्ट का इंट्रोडक्शन तो आप लिख सकते हैं कि मेंस में कहीं ना कहीं है। यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में भी एफआरबीएम एक्ट के बारे में पूछ रखा है, बट बेसिकली हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उसके फीचर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो फीचर है एफआरबीएम एक्ट का वो है फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स। तो एफआरबीएम एक्ट में बेसिकली कुछ कुछ टारगेट्स थे कि हमें अपना फिजिकल डेफिसिट 3% करके हर साल कम करना है। ठीक है, 3-3%। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट का बेसिकली मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। आपने आज जितना कमाया, आपके जितने रेवेन्यू उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं, तो गवर्नमेंट का जितना खर्चा है और रेवेन्यू बहुत कम है, तो वो जो डेफिसिट क्रिएट होता है दैट इज फिजिकल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है, ये सरकार को, ये गवर्नमेंट को 3% करके, क्योंकि एक बार में तो कम नहीं होगा, तो 3-3% करके एवरी ईयर कम करो बाय द ईयर 2023, एंड दैट वाज द टारगेट सेट बाय द एफआरबीएम एक्ट। ये बात पता होना चाहिए कि 3% करके एवरी ईयर रिड्यूस करना है। किस लेवल से? 2004-5 से। क्यों? क्योंकि 2003 में तो एक्ट आया था, इंप्लीमेंट होते होते 2004-5 के लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये 2023 तक करना है। और रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट है हमें, उसे हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, 0%, उसे हटा देना एकदम कंप्लीटली बाय द ईयर 2023। ये बात पता होना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट लाइबिलिटीज के बारे में लोग देखेंगे। ठीक है, इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट गिव गारंटी ऑफ मोर देन 0.5% ऑफ जीडीपी इन एनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2004 या 5। तो ये एक्ट बेसिकली ये कह रहा है कि अगर इजी वे में समझाऊँ तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मान लीजिए पीएसयूज हैं, तो पीएसयूज क्या करती हैं कि बहुत बार लोन उठाती है। ठीक है, तो मान लीजिए पीएसयूज ने कोई लोन उठाया किसी कॉर्पोरेट से, तो वो जो लोन उठाया, क्या गारंटी है कि पीएसयूज उस लोन की भरपाई कर देगा?
ठीक है। तो इसीलिए जो कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर पीएसयू लोन उठाता है या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर अगर किसी कॉर्पोरेट ये सब से लोन उठाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बेसिकली गारंटी देती है उस कंपनी को कि लोन दे दो, अगर ये भरपाई नहीं कर पा रहा है तो उस केस में मैं भरपाई कर दूंगा। तो दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वही कह रहा है ये एक्ट कि जो भी अगर लोन वोन लेते हैं या सब मिला करके वो 0.5% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो उतना का ही सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे सकती है, उससे ज़्यादा की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। तो ये बात पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट गिव गारंटी ऑफ मोर देन 0.5% ऑफ जीडीपी इन एनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2004 और 5 लेवल, ठीक है। इस एक्ट में एक और चीज कहा गया था आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप जाकर के देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में बताया था मैंने आपको। तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि पहले क्या होता था कि मीन्स एंड वेज एडवांसेस होते थे, जिसके जरिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था एफआरबीएम एक्ट के बाद में, ठीक है। पहले क्या था कि ट्रेजरी बिल्स हुआ करता था, ठीक है, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के जरिए या फिर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, मतलब आरबीआई को बोल दिया जाता था कि नोट छाप करके दे दो, ठीक है। तो उसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली बोरिंग्स करती थी डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए कि नोट छाप दो, नोट छाप करके तुम दे दो, जितना पैसा आएगा उसे फिर मैं उससे अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस को मेंटेन कर लूंगी। बट सिचुएशन क्या होता था, इन्फ्लेशन बढ़ जाता था, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाता था। इसे ही रोकने के लिए फिर एफआरबीएम एक्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बोरो नहीं कर सकता, आरबीआई को कह नहीं सकता कि नोट छाप करके मुझे दे दो, या फिर इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं कर सकता कि जाकर के बॉन्ड्स इशू कर दिए सेकेंडरी मार्केट में और फिर लोगों को खरीदवा करके उसे भरपाई करने की बात कह रही है। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट बाय वेज ऑफ मीन्स एंड वेज एडवांसेस। बट मीन्स और वेज एडवांसेस अलाउड है। मीन्स और वेज एडवांसेस क्या होता है उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पररी पर्पस के लिए होता है और इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट भी देती है। तो अगर आरबीआई पैसा दे रहा है वेज और मीन्स एडवांसेस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली टेम्पररी पर्पस के लिए, टेम्पररी बेसिस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा रिटर्न भी करना होगा आरबीआई को वापस, और विद इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न करना होगा। तो वो अलाउड है बस। आरबीआई शुड नॉट सब्सक्राइब टू प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैंने आपको बताया वही मोनेटाइजेशन और डेफिसिट। ये नहीं कि इनडायरेक्ट वे में मोनेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि बॉन्ड बेच दिया, वहां से लोगों से पैसा उठाया, फिर वो पैसा लेकर के आप जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरबीआई बेसिकली जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, तो वो भी नहीं कर सकता है। अच्छा, इस एक्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा, इस एक्ट में कहा गया था कि गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट डेप्थ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू 40% ऑफ द जीडीपी बाय द ईयर 2024-2025, ठीक है। कि गवर्नमेंट जो है is required to limit debt of the central government to 40% ऑफ द जीडीपी, मतलब डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो बेसिकली इस एक्ट के साथ में डील कर रहा है कि 40% ऑफ जीडीपी से ज्यादा का डेप्थ, कर्जा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू 40% ऑफ जीडीपी बाय द ईयर 2024-2025। टारगेट याद रखिएगा 24-25 तक बेसिकली करना है। इसीलिए ये एक्ट जो है अभी 24-25 तक तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि तब तक यूपीएससी एक दो बार तो और पूछ ही लेगा क्वेश्चन एफआरबीएम के ऊपर में। स्केप क्लॉज के बारे में ध्यान रखिएगा। इस एक्ट में स्केप क्लॉज के बारे में बेसिकली एक पॉइंट था कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स है, रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट्स है, और भी अलग अलग टारगेट्स है। बट ये कोरोना वायरस जैसा सिचुएशन जैसे आ गया, इसीलिए ये एफआरबीएम एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया गया था कि अगर कोई नेचुरल मतलब बेसिकली कैलेमिटी आती है या फिर तो कुछ नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में अगर आप अपने डेफिसिट टारगेट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोरोना वायरस के टाइम पे हमने देखा कि एफआरबीएम एक्ट में छूट मिल गया था कि अगर उस टाइम पे टारगेट मेंटेन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलेमिटी खत्म होने के बाद में आप टारगेट मेंटेन कर लीजिएगा। तो ये स्केप क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इज देयर एनी स्केप क्लॉज गिवन इन एफआरबीएम एक्ट, तो पता होना चाहिए कि या इट्स गिवन ओवर देयर। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस एक्ट में बेसिकली 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया गया था, ठीक है। कि जब बजट, हर साल बजट जब पेश होता है तो बजट पेश के साथ साथ आप 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी पेश करें पार्लियामेंट में। तो बेसिकली इस एक्ट में कहा गया था वो 3 पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है ये पता होना चाहिए आपको, नाम पता होना चाहिए, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट पहला वाला है, दूसरा है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, और तीसरा है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। तो ये तीनों एक्ट के नाम एज इट इज आपको याद होने चाहिए, याद होने इन द सेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रीजन बीइंग कि नाम उठ करके आ जाएगा कि ये एक्ट जो है, ये जो नाम है वो किसमें मेंशन है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ भी रखा है, अभी मैं दिखाऊंगा। इट वाज प्रोपोज्ड दैट द 4 फिजिकल इंडिकेटर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको थोड़ा,
ये जो रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या फिर फिजिकल डेफिसिट के बारे में जो हमने पढ़ा, या फिर टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ा जो हमने, या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कितना कर सकता है, ठीक है। हमने वो 40% वाला क्राइटेरिया भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना डेप्ट टू जीडीपी रेशियो उसे 40% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को मेंटेन नहीं कर सकता है, बनना चाहिए, ठीक है। बी प्रोजेक्टेड इन द मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो ये जो चारों चीजें हैं ना, आपका रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, फिजिकल डेफिसिट हुआ, टैक्स रेवेन्यू हुआ, ये सब एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये तीनों पॉलिसी स्टेटमेंट में कहाँ दिया गया है, अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पता होना चाहिए कि ये आपका मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि ये जो एफआरबीएम एक्ट है, रिव्यू कमिटी हैज रिकमेंडेड अ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60%, ठीक है, for the general combined government by 2023 comprising 40% of the central government and 20% of the state government। उस टाइम हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है, रीजन बीइंग कि एफआरबीएम एक्ट जो है इतना डिटेल में पता नहीं था कि यूपीएससी पूछ लेगा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ऑलरेडी, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें डिटेल में ऐसे ही पढ़ना होता है। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले स्टेटमेंट में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बेसिकली टारगेट क्या था कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 40% रखना है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे 20% रखना है, और ओवरऑल कितना हो गया, 40 + 20 इज इक्वल टू 60%। तो ये 60% ऑफ द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये पहला स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, बाय द 2023 2024 वही वाला सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट किसी को पता नहीं होता है, और यहाँ पे दो रॉ फैक्ट दिए हुए, 21% ऑफ जीडीपी, दूसरा 49% ऑफ जीडीपी, मतलब दो फैक्ट दिए, ऐसे भी दो फैक्ट देने का राइट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 है, तो ऐसे भी बहुत हाई चांसेस है कि ये रॉन्ग होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम कंडीशन में ये क्वेश्चन बहुत टफ था, लिटरली बता रहा हूँ कि उस टाइम पे इतना डिटेल में कोई पढ़ के नहीं जाता है, और ये जिस हिसाब से फैक्ट, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 60% का एक फैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी 20% का एक फैक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे भी ईयर 2023 दिया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रॉन्ग होगा। तीसरा स्टेटमेंट फिर भी हमें पता होता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू द रेटर। ये बेसिकली आर्टिकल 293 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 293 यही बात बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर उस स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बोरिंग्स करना है, ठीक है, अगर कुछ फॉरेन लोन्स लेने या फिर कुछ भी करना है, तो विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकते हैं, ये अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत बुक में भी आप देखेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन करके जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसमें इस साइड के पेज में यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, इस साइड में 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें शायद 3rd या 4th पॉइंट यही है कि आर्टिकल 293 के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। तो ये 3rd पॉइंट बहुत ईजी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 3rd आपको पता होगा। तो आप यहाँ पे 1 2 3 तो एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दो फैक्ट दिया हुआ है, तो तीनों का करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, तीनों राइट नहीं हो सकते, दो स्टेटमेंट है, दोनों में फैक्ट है, तो 1 2 3 तो आंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में 3rd हमें पता है कि 3rd राइट है, तो इसके साथ में 1 ओनली भी गया। अब 2 और 3 बचता है, 1 और 3 बचता है। अगर आपको पता है कि इसका आंसर अब तो हमें पता चल गया कि 60% वाला क्राइटेरिया ठीक है, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% स्टेट गवर्नमेंट का, बट एग्जाम टाइम में टफ क्वेश्चन था, लॉजिकली आप रिड्यूस कर सकते थे। इसका आंसर यहाँ पे 1 और 3 ओनली है, बट अगर ये रॉन्ग होता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रीजन भी बहुत लोगों का रॉन्ग हुआ था ये क्वेश्चन। तो यूपीएससी में एक और क्वेश्चन आया था आपका एफआरबीएम एक्ट के बारे में, 2006 का क्वेश्चन है कि एफआरबीएम एक्ट जो है वो क्या क्या चीज़ के साथ में बेसिकली कंसर्न करता है, डील करता है। तो दैट इज फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट, बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है कि 3% करके रिड्यूस करना है एवरी ईयर बाय द ईयर 2023-2024, और रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है कि 0% करना है, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था एफआरबीएम एक्ट के बारे में, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट स्टिपुलेटेड इन द एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2003, एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बाय द एंड ऑफ फिजिकल ईयर। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली आया था आपका यूपीएससी में 2007 या 8 के पेपर में। तो ये क्वेश्चन जो है उस टाइम पे अमेंड हुआ था बेसिकली, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट बहुत बार अमेंड हुआ है, 2007-8 के आसपास अमेंड हुआ, फिर 2012-13 के पास अमेंड हुआ। बट अगर आप इसे लॉजिकली सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, कि इसमें क्या क्या चीज़ एफआरबीएम एक्ट में नहीं आता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट आता ही है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी, ठीक है। नॉन बोरिंग्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्केप क्लॉज है, और प्लस आरबीआई से नहीं हम लोग बोरो कर सकते, यही तो एफआरबीएम एक्ट कहता है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन बैन किया गया है, कि हम लोग बेसिकली बोरो नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात नहीं किया गया, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात किया गया था।
और फिक्सिंग गवर्नमेंट गारंटीज इन एनी फाइनेंशियल एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, ये मैंने आपको बताया था कि पीएसयू ये सबको गवर्नमेंट बेसिकली गारंटी देती है। क्या परसेंटेज था? 0.5% ऑफ जीडीपी, कि उससे ज़्यादा का आप लोन नहीं ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का गारंटी नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा कि प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात नहीं किया गया, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात किया गया था, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात किया गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, ये 2021 का, ये 2021 का ही क्वेश्चन है। आप 2021 मारिएगा यूपीएससी का पेपर सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यूपीएससी ने पूछा था कि अलोंग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वो क्या चीज़ से मतलब कहाँ पे मेंशन किया गया, बेसिकली क्या चीज़ के साथ में डील करता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, क्या आर्टिकल 112, 110, ये 110 आर्टिकल जो है शायद मनी बिल हुआ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ पे 113 वाला आर्टिकल है, या फिर एफआरबीएम एक्ट के बारे में। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको 3 पॉलिसी स्टेटमेंट बताया था, यहीं पे ऊपर में हमने देखा था ना, यहाँ पे देखिए 3 पॉलिसी स्टेटमेंट हमने क्या देखा था, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कहाँ पे आया? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आपका एफआरबीएम एक्ट के अंदर में है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसका आंसर 4 ओनली हो जाएगा, और फिर ये आप कर सकते थे इजीली। 2021 का बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि एफआरबीएम एक्ट बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं इसीलिए। फिर एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003, और आपको इसको क्रिटिसाइज करना है। डिस्कस क्रिटिकली इट्स साइलेंट फीचर्स एंड देयर इफेक्टिवनेस। तो फीचर्स वाला जो मैंने आपको बताया, रेवेन्यू का क्या टारगेट होना चाहिए, और रीजंस क्या था इंट्रोडक्शन का, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिजिकल प्रोफिलिकेसी आप डाल सकते हैं कि फ्यूचर गवर्नमेंट पे कैसे इंपैक्ट पड़ा था, ऑब्लिगेशंस होगा फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए हमें फिर भी बोरिंग्स लेना पड़ता है, तो ये सब आप पॉइंट डाल सकते हैं। क्रिटिकली उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे आप कि रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट क्या है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है, और उसके बाद में आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मोनेटाइजेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के साथ में क्या रिलेशन है वो बताएंगे, और उसके इफेक्टिवनेस को बताएंगे कि एनके सिंह कमेटी का कुछ रिकमेंडेशंस था वो भी दे सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन, मेंस के लिए आप फिर भी एक बार 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसके साथ में एफआरबीएम एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कुछ भी डाउट है एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड या फिर और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए एफआरबीएम एक्ट का या फिर और भी जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किया, अगर आपको कोई भी चीज़ का नोट चाहिए तो व्योधम आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ एफआरबीएम एक्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि घूम फिर करके यूपीएससी के पास में इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन से और कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं बचता है। ठीक है, अगर अनलेस एंड अनटिल इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट नहीं है तब तक तो ये एक्ट ऐसा ही रहेगा, और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो मैं साथ ही साथ दूसरा वीडियो डाल दूंगा अमेंडमेंट के साथ में, ताकि आप अपडेटेड रहे बेसिकली इकोनॉमिक्स के साथ में और आपका कोई पॉइंट छूटे ना। ठीक है।